प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की महत्वाकांक्षी योजना डिजिटल इंडिया वीक का शुभारंभ किया। इसके साथ ही देश के बहुप्रतीक्षित डिजिटल इंडिया अभियान का आगाज हो गया। इस अवसर पर पीएम ने कहा 125 करोड़ लोगों के देश को आधुनिक युग में अपनी ताकत दिखानी है तो बड़े पैमाने पर सूचना तकनीक को अपनाना होगा और देश में सूचना क्रांति लानी होगी। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य भारत के गरीब से गरीब व्यक्ति को सूचना तकनीक के जरिए देश के विकास से जोड़ना है। इस दूरदर्शी योजना की शुरुआत के मौके पर केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि डिजिटल इंडिया का उद्देश्य है समृद्ध भारत और इसका सार है साक्षर भारत। उन्होंने कहा कि इसके दम पर सशक्त भारत का निर्माण होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय प्रतिभा को आईटी की ताकत के साथ जोड़कर देश को मजबूत बनाया जा सकता है। सरकार ने विदेशों में अघोषित धन और संपत्ति रखने वालों को उसका ब्यौरा देने के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है। काले धन पर अंकुश के लिए हाल ही में आए नए कानून के तहत कर विभाग को 30 सितंबर तक ब्यौरा दिया जा सकता है। इसके अलावा काले धन पर कर और जुर्माने का भुगतान 31 दिसंबर तक किया जा सकता है और इसका अनुपालन कर व्यक्ति और इकाइयां कानूनी कार्रवाई या अभियोजन से बच सकती हैं। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को मंजूरी दे दी है। योजना के तहत हर खेत तक पानी पहुंचाने की योजना है, जिसमें जिला स्तर पर सिंचाई जरूरतों के लिहाज से योजना तैयार की जा सकेगी। इस साल बजट में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान था। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। कल गृह मंत्री ने अमरनाथ यात्रा के लिए यात्रियों की सुरक्षा के लिए किए गए इंतजाम और उठाए गए कदमों का जायजा भी लिया। कल जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर यात्री निवास से 1000 से अधिक श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हुआ था। 59 दिन तक चलने वाली ये यात्रा 29 अगस्त को संपन्न होगी। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर नई दिल्ली में सेना के सेवा क्षेत्र में 12 लाख जवानों के लिए अर्पण सॉफ्टवेयर की आज शुरुआत करेंगे। अर्पण के जरिए सेना के जवान अपने रिकॉर्ड, वेतन और छुट्टी से जुड़ी जानकारी को आसानी से हासिल कर पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में भूस्खलन से हुई मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, कलिंपोंग और कर्सियांग में भारी बारिश से हुए भूस्खलन के कारण लगभग 38 लोगों की मौत हो गई है। भूस्खलन की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग को बहुत नुकसान पहुँचा है। दार्जिलिंग और सिक्किम के बीच सड़क और दूरसंचार संपर्क टूट गया है। खंडवा जिले में बस और ट्रक में आमने सामने की टक्कर में 25 यात्रियों की मौत हो गई। इस हादसे में 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। घायलों में अधिकांश की हालत गंभीर बनी हुई है। बस इंदौर से खंडवा की तरफ आ रही थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टीना लेगार्ड ने कहा है कि अगर ग्रीस यूरोजोन से बाहर निकल आता है तो आईएमएफ एथेंस के साथ अपनी भागीदारी जारी रखेगा। आईएमएफ मुखिया ने ग्रीस को सुझाव दिया है कि यूरोपीय कर्जदाताओं से छुटकारे के लिए उसे अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार करना चाहिए। ग्रीस के प्रधानमंत्री अलेक्सिस सिप्रास ने कहा कि वे यूरोपीय यूनियन के अधिकतर शर्तों को सशर्त स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मिस्र के उत्तरी सिनाई प्रांत में सेना के नाके पर इस्लामिक स्टेट द्वारा किए गए हमले और ईरान के परमाणु कार्यक्रम की निंदा की है। नेतन्याहू ने मिस्र के लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए आईएस और ईरान पर आतंकवाद को बढ़ावा दिए जाने का आरोप लगाया है। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना होगा, चाहे इसका नेतृत्व आईएस कर रहा हो या ईरान। मिस्र के उत्तरी सिनाई में बुधवार को सेना के नाके पर हुए हमले की जवाबी कार्रवाई में आर्मी ने लगभग 100 आतंकवादियों को मारने का दावा किया है। मिस्र के जनरल कमांड ने एक बयान जारी कर कहा है कि इस कार्रवाई में 4 सैन्य अधिकारियों सहित 17 जवान शहीद हुए हैं। यमन में शिया हौती विद्रोहियों और सरकार समर्थक लड़ाकों के बीच संघर्ष का फायदा उठाकर जेल से 1000 से अधिक कैदी भागने में कामयाब हो गए हैं। फरार कैदियों में अलकायदा के संदिग्ध आतंकवादी भी शामिल हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को सरकार समर्थक लड़ाकों के तेज प्रांत स्थित केंद्रीय कारागार के आसपास के हौती मिलिशिया नियंत्रण वाले क्षेत्र में धावा बोलने के बाद दोनों गुटों के बीच जबरदस्त संघर्ष हुआ। लाइबेरिया में बुधवार को इबोला के 2 नए मामले सामने आए हैं। ये मामला तब सामने आया है जब इस बीमारी से सबसे ज्यादा प्रभावित इस पश्चिमी अफ्रीकी देश को 2 महीने पहले ही इबोला मुक्त घोषित किया जा चुका है। इबोला के नए मामले सामने आने के बाद लाइबेरिया की सरकार भी हरकत में आ गई है और नेडोविन गाँव में पीड़ित के परिवारजनों को घर में ही रहने की हिदायत दी गई है। मैच खत्म होने से 5 मिनट पहले जसजीत सिंह के शानदार गोल और आखिरी पलों में गोलकीपर प्रीसिजेश के शानदार बचाव की बदौलत भारतीय हॉकी टीम ने वर्ल्ड हॉकी लीग सेमीफाइनल्स के क्वार्टर फाइनल में मलेशिया को 3-2 से हरा दिया। बुधवार को खेले गए मुकाबले में पहले 3 क्वार्टर तक भारतीय टीम इस मुकाबले में 1-2 से पिछड़ रही थी, लेकिन अंतिम क्वार्टर में भारतीय टीम ने जोरदार वापसी की।
लिएंडर पेस और कनाडा के उनके जोड़ीदार डेनियल नेस्टर ने बुधवार को सीधे सेटों में जीत के साथ विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के पुरुष युगल के दूसरे दौर में जगह बनाई। पेस और नेस्टर की 11वीं वरीयता प्राप्त जोड़ी ने विक्टर ट्रॉयकी और दुसान लाजोविच की जोड़ी को सीधे सेटों में 1 घंटे और 42 मिनट में 6-3, 6-4, 7-5 से हराकर बाहर का रास्ता दिखाया। वहीं पुरुष वर्ग में जहां गत चैंपियन नोवाक जोकोविच अगले दौर में पहुंचने में सफल रहे, तो वहीं महिला वर्ग में सेरेना विलियम्स और मारिया शारापोवा भी अपना मुकाबला जीतकर अगले दौर में पहुंच गयीं।